गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों का केडी क्लासेस मई में स्वागत है बेटा। देखिए, हम आप लोग क्लास 10th में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और क्लास 10th में जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 है, जिसका नाम आप जानते हो बेटा धातु और अधातु। धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए, इसमें मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी या महत्वपूर्ण तथ्य थे, उसके बारे में आपको बता दिया गया था। अब इसमें जो है एक टॉपिक आपको पढ़ना है बेटा, जिसका नाम है बेटा धातु कर्म या धात्विकी। कहने का मतलब यह है कि धातु कर्म या धातुओं के निष्कर्षण की विधियां हैं। ये सब क्या हैं? धातुओं के निष्कर्षण की विधियां। तो देखिए, धातुओं के निष्कर्षण की विधियां में हम आप लोग सबसे पहले यह जानेंगे बेटा धात्विकी या धातु कर्म क्या है। तो डिफिनीशन आप जानते हैं बेटा, जैसे यह बताया गया था, अयस्क है। अयस्क में ढेर सारी अशुद्धियाँ क्या होती हैं? मिली होती हैं, जिन्हें हम आप लोग गैंग के नाम से जानते हैं। गैंग के नाम से जानते हैं। तो इसलिए आप यहाँ यह कह सकते हो, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम आप लोग क्या कहते हैं बेटा? धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। यह आप जो है डिफिनीशन बता सकते हैं बेटा धातु कर्म और धात्विकी की। अब इसके बाद आप जो है देखेंगे, यही जो धातु कर्म का निष्कर्षण आप देख रहे हो, धातुकी प्रकरण में या धातुकी विधि में प्रयुक्त पद, कितने पद आते हैं बेटा? पद आप देख रहे हैं, पहला पद इसमें आएगा अयस्क की समृद्धि। अयस्क की समृद्धि या सांद्रण, इसे हम आप लोग अयस्कों का सांद्रण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अयस्कों का सांद्रण। दूसरा आपको बताया गया है अपचयन, जिसे आप रिडक्शन कहते हैं। तीसरा आप बता सकते हैं धातुओं का परिष्करण। धातुओं का परिष्करण। तो सबसे पहले बेटा हम आप लोग ये जानेंगे अयस्क की समृद्धि या अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण। देखिए, आप जानते हैं कि अयस्क में उपस्थित बालू, कंकड़, मिट्टी, रेत व सिलिका जैसी अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कह सकते हैं बेटा? अयस्कों का सांद्रण कहते हैं, अर्थात अयस्क की समृद्धि। अयस्क की समृद्धि। अब अयस्क की समृद्धि में देखिए कई पद आते हैं या कई विधियां हैं। पहली विधि आप बता सकते हैं, इसमें द्रव चालित धुलाई या गुरुत्वीय पृथक्करण। द्रव चालित धुलाई या आप बता सकते हैं बेटा गुरुत्वीय पृथक्करण। तो देखिए, इस विधि में आप बता सकते हैं बेटा, जो अयस्क रहता है, इस विधि में जो भी अयस्क हम आप लेते हैं वह बता सकते हैं कौन सा अयस्क रहता है? ऑक्साइड अयस्क रहता है। तो ऑक्साइड अयस्क आप लेंगे और उसको क्या करेंगे बेटा? बारीक पीस लेंगे। बारीक पीस लेंगे। तो बारीक पीसे हुए अयस्क पर आप क्या करेंगे? जल की धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? तो देखिए, आप जो है अयस्क की समृद्धि या सांद्रण के बाद इसके कुछ स्टेप हैं बेटा। पहला आप जानते हैं द्रव चालित धुलाई या गुरुत्वीय पृथक्करण। दूसरा फेन प्लवन विधि। तीसरा विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। देखिए, जो द्रव चालित धुलाई या गुरुत्वीय त्वरण है, इनमें हम आप लोग जनरली क्या करते हैं? ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं। किसका? ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं। तो
ऑक्साइड अयस्क को हम आप लोग क्या करते हैं, बारीक पीस लेते हैं या उसको एक चूर्ण के रूप में बना लेते हैं। तो बारीक पीसे हुए अयस्क, ऑक्साइड अयस्क में क्या करते हैं, जल की धारा प्रवाहित करते हैं। जब जल की धारा प्रवाहित करते हैं तो देखेंगे जो अयस्क में हल्के कण होंगे वे जल के साथ क्या होते हैं, बह जाते हैं, और जो भारी कण होते हैं वे क्या होते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण भी द्वारा क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसलिए हम आप लोग यह कह सकते हैं अयस्कों के सांद्रण में पहला पॉइंट आप बता सकते हैं द्रव चालित धुलाई या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तीसरा आप देखें, दूसरा देखेंगे फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि में आप जैसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप एक टैंक ले रहे हैं, क्या है बेटा, एक टैंक है, ठीक, एक टैंक है। अब इस टैंक में हम आप लोग सल्फाइड अयस्कों को क्या करते हैं, बारीक पीस लेते हैं। तो अयस्क को क्या करेंगे, बारीक पीस लेंगे। तो बारीक पीसे हुए सल्फाइड अयस्कों को क्या करेंगे, एक टैंक में भर लेंगे और इसके बाद इसमें जल को भी मिला देंगे। तो जल के साथ बारीक पीसे हुए सल्फाइड अयस्क को एक टैंक में ले लेते हैं और उसमें कुछ चीड़ का तेल भी मिला देते हैं। चीड़ का तेल आप क्या करेंगे, उसमें मिला देंगे। जब बेटा क्या करेंगे, इसमें चीड़ का तेल मिलाएंगे और इसमें क्या करते हैं, बाहर से वायु का झोंका, वायु का झोंका प्रवाहित करेंगे। जब वायु का झोंका प्रवाहित करेंगे तो देखेंगे बेटा इसमें झाग उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, झाग उत्पन्न होगा। तो आप यहाँ कैसे, जो झाग होगा इसके ऊपर ऐसे क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक, इसके ऊपर कैसे क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो झाग है, आपको झाग युक्त अयस्क हो गया, झाग युक्त अयस्क हो गया। और देखेंगे जब झाग युक्त अयस्क क्या होंगे, इसके ऊपर चले जाएंगे और जो अशुद्धियां रहती हैं बेटा, आप बता सकते हैं इसमें, इस पात्र में क्या होती है, नीचे बैठ जाती हैं। अशुद्धियां क्या होती हैं, पात्र में क्या होती है बेटा, नीचे बैठ जाती हैं। और इसमें जो आप ले रहे हैं बेटा, जल भी ले सकते हैं और चीड़ का तेल, जल और चीड़ का तेल लेंगे और इसमें क्या लेंगे, सल्फाइड अयस्क, ठीक। तो सीधे सीधे आप बता सकते हैं फेन प्लवन विधि में एक पात्र लेंगे, इस पात्र में बारीक पीसे हुए सल्फाइड अयस्क में क्या करते हैं, जल या चीड़ का तेल मिला देते हैं और इसमें बाहर से वायु का झोंका प्रवाहित करेंगे। तो इसमें झाग उत्पन्न होगा। झाग जो होगा अयस्क के ऊपर या पात्र में सबसे ऊपर जो होता है, झाग युक्त अयस्क के रूप में क्या होता है, एकत्र हो जाता है और अशुद्धियां क्या होती है, नीचे पेदी में बैठ जाती हैं। इसलिए इस विधि को हम आप लोग क्या कह सकते हैं, फेन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि कहेंगे, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे तीसरा, इसमें पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे, तीसरा। तीसरा आप देख रहे हैं क्या है, उसका नाम विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। विद्युत चुंबकीय पृथक्करण में आप क्या करेंगे बेटा, जैसे मान लीजिए आप क्या करेंगे, रोलर ले लेंगे, क्या करेंगे, रोलर लेंगे और इस रोलर पर आप देखें, जो रोलर है, इस रोलर पर आप क्या करेंगे बेटा, जैसे आप साफ्टिंग नहीं होती, पुल्ली लगाते हैं, वैसे यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक साफ्टिंग या पुल्ली लगा देंगे और इस पर क्या करेंगे बेटा, आप
इस पर पट्टा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पट्टा लगा देंगे। दिख रहा है ना? अब आप क्या करेंगे, इसको जो है बेटा चलाएंगे। जब चलाएंगे तो क्या होगा, इस पुल्ली पर क्या होगा, पट्टा ऐसे चलेगा, इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा। ठीक, तो ये आपका देख रहे क्या आपने कहा, ये रोलर आपने लिए, इसको क्या लिए? रोलर। ठीक, और यह जो रोलर है, इसी रोलर में क्या करेंगे, ठीक ना, बारीक पीसी हुई क्या करते हैं, चूर्णित अयस्क, चूर्णित अयस्क को क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे। इसे इसमें गिराते रहते हैं। जब अयस्क को करते हैं इसके ऊपर से गिराते रहते हैं तो देखेंगे बेटा, ये पट्टा जब चलता रहता है तो अशुद्धियां क्या होती हैं, ऐसे इसके नीचे क्या होती हैं बेटा, ठीक ना, ये अशुद्धियां क्या होती हैं, इसके नीचे क्या होती हैं, बैठ जाती हैं, यहाँ पर एकत्र हो जाती हैं, और शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं बेटा, अलग हो जाते हैं। इस प्रकार आप कर सकते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा हम आप लोग क्या करते हैं, अयस्कों का सांद्रण करते हैं। तो आप कहेंगे रोलर लेंगे, इसे पट्टा और पुली लगा देंगे, ऊपर से बारीक पीसे हुए अयस्क को आप गिराएंगे, जो अशुद्धियाँ होती हैं यहाँ पर एकत्र हो जाती हैं, और शुद्ध पदार्थ क्या होता है, इसी में चिपक जाता है। इसीलिए आप इसको कह सकते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। या आप जो है पढ़ लिए बेटा, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, फेन प्लवन पृथक्करण और द्रव चालित धुलाई या गुरुत्वीय पृथक्करण। इसके बाद आप देखेंगे अपचयन। क्या पढ़ेंगे? अपचयन। ठीक, अपचयन को आप इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। ठीक, क्या कहते हैं बेटा? रिडक्शन कहते हैं। तो इसमें आप सीधे सीधे बताएंगे धातु यौगिकों से धातु प्राप्त करने की विधि को आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा? अपचयन कहेंगे। धातु यौगिकों से धातु प्राप्त करने की विधि को आप क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। जो अपचयन आप देखेंगे, अपचयन विधि में आप कहेंगे सल्फाइड एसिड लेंगे और धातु कार्बोनेट दोनों लेंगे, लेकिन सल्फाइड और धातु कार्बोनेटों की अपेक्षा अधिक सुगम होता है। आप यहाँ कह सकते हैं धातु ऑक्साइडों का अपचयन धातु सल्फाइडों और धातु कार्बोनेटों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक सरलता से हो जाता है। इसलिए आप लोग क्या करते हैं, धातु सल्फाइड धातु कार्बोनेट को ऑक्साइड में क्या करते हैं, प्रवृत्त करते हैं। धातु सल्फाइड को क्या करते हैं, या धातु कार्बोनेट को करते हैं ऑक्साइड में चेंज करते हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे, ये बता सकते हैं अपचयन धातु यौगिकों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? अपचयन कहेंगे। और अपचयन में आप लोग ये बता सकते हैं बेटा, धातु सल्फाइड और धातु कार्बोनेट लेते हैं। इन्हीं धातु सल्फाइड और धातु कार्बोनेट द्वारा ही क्या करते हैं बेटा, हम अपचयन कराते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे क्या बेटा? भर्जन। क्या पढ़ेंगे? भर्जन। इस भर्जन की क्रिया में आप जानते हैं भर्जन का मतलब होता है भुनना। भर्जन का मतलब क्या होता है बेटा? भुनना। इसमें आप क्या लेंगे? जिंक ब्लेंड लेंगे। इसका नाम क्या है? जिंक ब्लेंड, जिसे हम आप लोग जिंक सल्फाइड कहते हैं। और यह जो जिंक सल्फाइड है जिंक का अयस्क है। अब इसको आप क्या करेंगे? वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो हमें आपको जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड प्राप्त होगा। जब सल्फर डाई ऑक्साइड प्राप्त होगा तो आप इसको बैलेंस करेंगे, तो आप यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ भी आप 2 लगाएंगे, और यहाँ भी क्या लगाएंगे बेटा? 2 लगाएंगे। 2 दूनी 4, 2 6, यहाँ पर 3 लगा देंगे। तो आप बता सकते हैं जिंक सल्फाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस बनती है। इस प्रकार आप बता सकते हैं भर्जन की क्रिया। भर्जन की क्रिया में आप धातु कार्बोनेट लेंगे। इसे धातु कार्बोनेट में आपको क्या होता है? जिंक कार्बोनेट। इसको कैलामाइन भी बोलते हैं। क्या? कैलामाइन। इसको आप क्या करेंगे बेटा? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे वायु की उपस्थिति में। तो
तो आप देखेंगे इससे क्या होगा, जिंक ऑक्साइड अलग होगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अलग होगा। अशुद्धियाँ क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं और बचता क्या है बेटा, क्या ऑक्साइड अयस्क। इसी को हम आप लोग कह सकते हैं क्या बेटा, भर्जन। अपचयन में आप लोग भर्जन बता सकते हैं, ठीक, क्या बता सकते हैं, भर्जन। अब इसमें आप देख रहे हैं बचा क्या है, निस्तापन। क्या बचा है, निस्तापन। निस्तापन आपको बताया गया था, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अकेले उसके गलनांक से नीचे गर्म करके वाष्पशील अपद्रव्य को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तापन। और निस्तापन की क्रिया में आप जानते हैं बेटा क्या लेंगे, वही धातु कार्बोनेट। क्या लेंगे, धातु कार्बोनेट। या आप लेंगे जैसे Fe2O3 इंटू 3H2O है, या मान लीजिए अयस्क हेमेटाइड है, इसको आप गर्म करेंगे तो आप देखेंगे Fe2O3 होगा और 3H2O। जो अपद्रव्य है वाष्पशील वह बाहर चला गया और ऑक्साइड क्या हो गया बेटा, बच गया। इसी को क्या कह सकते हैं बेटा, निस्तापन। इसको कहते हैं भर्जन। इसको भर्जन कहेंगे, इसको निस्तापन कहेंगे, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे धातुओं का परिष्करण। धातुओं का परिष्करण, धातुओं का परिष्करण और धातुओं का निष्कर्षण। तो आप यह देखेंगे अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धियां होती हैं उनको अलग कर देते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। उनकी अलग करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। अब इस धातु कर्म में धातुओं का निष्कर्षण या धातुओं का परिष्करण पढ़ना है। धातुओं का निष्कर्षण या धातुओं का परिष्करण पढ़ना है। तो धातुओं के परिष्करण में सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ेंगे, परिसमापन। परिसमापन द्वारा परिष्करण। परिसमापन द्वारा परिष्करण। इसमें देखेंगे टिन लेंगे, लेड लेंगे, टिन, लेड आदि अल्प गलनांक वाली धातुओं के लिए परिसामन विधि का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब टिन, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, SN, और लेड PB। तो इस टिन और लेड का परिष्करण या शोधन हम आप लोग परिसामन विधि द्वारा ही करते हैं। किसके द्वारा, परिसामन विधि द्वारा। इसके बाद आप देखेंगे इसमें बचा क्या है, आसवन। क्या बचा बेटा, आसवन द्वारा परिसमन। तो आप देखेंगे इस विधि में हम आप लोग क्या करते हैं, जो अयस्क रहता है उस अयस्क से कहते हैं मरकरी का हम आप लोग क्या करते हैं, शोधन करते हैं, Hg। इसमें करते हैं मरकरी का शोधन करते हैं, ठीक। किसका शोधन करते हैं, मरकरी का शोधन करते हैं। और अगला है आप देखेंगे विद्युत अपघटनी विधि। जो विद्युत अपघटनी विधि है यह धातुओं के निष्कर्षण की क्या होती है, सबसे अच्छी विधि होती है और सबसे उपयोगी विधि होती है। तो इस विधि में आप लोग क्या करेंगे, अनेक धातुओं जैसे कॉपर, टीन, जिंक, सिल्वर आदि को शुद्ध अवस्था में क्या करते हैं बेटा, प्राप्त करते हैं। क्या बताया गया, कॉपर, टीन और जिंक और सिल्वर को किस रूप में प्राप्त करते हैं, शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं। और जब शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं तो इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड पर और शुद्ध धातु का जो है बेटा कैथोड पर। शुद्ध धातु का क्या होगा बेटा, कैथोड पर। तो जो शुद्ध धातु होगी वह कैथोड पर जमा हो जाएगी और अशुद्ध धातु जो होगी बेटा वह एनोड पर जमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एनोड पर जमा हो जाएगी। इसलिए इस विधि को हम आप लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी विधि कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत अपघटनी विधि कहेंगे। आएगा समझ में। तो सीधे सीधे आप बता सकते हैं कि विद्युत अपघटनी विधि धातुओं के शोधन की सबसे अच्छी विधि है। इस विधि में कॉपर, टीन, जिंक
और सिल्वर आदि जैसी धातुओं का क्या करते हैं, शोधन करते हैं बेटा। इस विधि में आप लोग ये बता सकते हैं जो अशुद्ध धातु होती है वह एनोड पर जमा होती है और शुद्ध धातु जो होती है वह कैथोड पर जमा होती है, इसलिए उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, एनोड पंख। क्या कहेंगे, एनोड पंख। और इसमें जो भी धातु होती है उस धातु में क्या होता है, जो परसेंटेज होगा लगभग 99% समथिंग आप बता सकते हैं, इतनी क्या होती है इसमें प्योरिटी होती है। तो हम लोग जो है अयस्कों का समृद्धि पढ़ रहे थे या सांद्रण पढ़ रहे थे, इसके बाद अपचयन पढ़ रहे थे और लास्ट में धातुओं का निष्कर्षण। एक बार आप जो है फिर से सरसरी निगाह से बेटा सुन लीजिए। यह बताया जा रहा था धातुकी या धातुकर्म, धातुकी या धातुकर्म। धातुकी का मतलब आप जानते ही हैं, अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, धातुकर्म या धातुकी कहलाती है। धातुकर्म प्रक्रम जो होता है, धातु प्रक्रम के क्या होते हैं, निम्नलिखित पद होते हैं। आप बता सकते हैं अयस्क की समृद्धि या सांद्रण, अपचयन और धातुओं का परिष्करण। तो अयस्क की समृद्धि में आप 3 पॉइंट पढ़े हैं, द्रव चालित धुलाई, फेन प्लमन विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। अपचयन में आप 2 चीजें पढ़े हैं, भर्जन और निस्तापन। धातुओं को परिष्करण आप बता सकते हैं, परिसामन, आसवन और विद्युत अपघटनी प्रकरण। ये आप जो है बेटा इस वीडियो में जो है देखें। इसके बाद लास्ट में आपको जो है बताया जाएगा संक्षारण और उनके निवारण। ठीक, इस वीडियो को हम आप यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।